बाहर आओ, यूरोपियन यहाँ हैं। 29 मार्च 1857, बैरकपुर की छावनी। जरा एक डरावने सिनेमाई दृश्य की तरह उस तनावपूर्ण दोपहर की कल्पना कीजिए। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन है, और तभी अचानक ये तेज आवाज गूंज उठती है। ये महज कुछ लफ्ज नहीं थे, बल्कि एक ऐसे ऐतिहासिक तूफान की दस्तक थी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी। 1857 का विद्रोह, चिंगारी और आग। तो आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। हम एक डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से उस एक दोपहर की कहानी को समझेंगे जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ऐसी आग में झोंक दिया जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। पहला भाग, चिंगारी, मंगल पांडे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले इंसान के उस एक कदम से। मंगल पांडे, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक भारतीय सिपाही थे। बैरकपुर के परेड ग्राउंड का वो दृश्य सोचिए। हाथों में हथियार लिए तेज कदमों से चलते हुए वो अपने साथियों को बगावत के लिए ललकार रहे थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इस कदर उग्र कर दिया था? इन कारतूसों को काटने से हम अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठेंगे। ये शब्द आज भी किसी पुराने धूल भरे ऐतिहासिक दस्तावेज के पन्नों से गूंजते हुए महसूस होते हैं। ये कोई आम शिकायत नहीं थी, बल्कि छावनी में मौजूद हजारों सैनिकों के मन में बैठे सबसे गहरे डर और उनकी सांस्कृतिक पीड़ा का बयान था। और ये सारा डर सीधे तौर पर जुड़ा था उनकी नई राइफल के कारतूसों से। एनफील्ड P53 राइफल कारतूस। इस पूरी उथल पुथल का मुख्य ढांचागत कारण यही नया गोला बारूद था। इन नए कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिकों को इसके एक सिरे को अपने दांतों से काटना पड़ता था, और तभी सैनिकों के बीच ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। निष्पक्ष तौर पर समझें तो इस एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की गहरी धार्मिक आस्था को सीधे तौर पर आहत किया। उन्हें यकीन हो चला था कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। दूसरा भाग, कंपनी का बारूद का ढेर। कारतूस तो सिर्फ सतह पर दिखने वाली चिंगारी भर थी। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि कैसे समाज की गहरी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां पहले से ही एक बड़े धमाके का इंतजार कर रही थीं। 1856 तक भारत में ब्रिटिश क्षेत्र। 19वीं शताब्दी के मध्य के इस दृश्य पर गौर कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी आक्रामकता और तेजी से अपने पैर पसार लिए थे। ये नक्शा बिल्कुल साफ बताता है कि कैसे कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में जकड़ दी जा रही थी और पुराने देसी शासकों को हाशिए पर धकेल रही थी। इस आग को हवा देने वाले कई कारण थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देसी शासकों से उनके सिंहासन छीनना, अवध का ब्रिटिश राज में विलय और किसानों पर भारी टैक्स। ये शानदार ढंग से समझाता है कि कैसे इन क्रूर नीतियों ने पूरे देश में असंतोष का बारूद बिछा दिया था। राजा महाराजा अपना सम्मान और अधिकार खो रहे थे और आम इंसान अपनी जमीन छिन जाने के डर से त्रस्त था। सच कहें तो हालात फटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तीसरा भाग, जब सैन्य विद्रोह बना जन विद्रोह। जो घटना एक सैन्य छावनी में महज एक बगावत के रूप में शुरू हुई, वो कितनी जल्दी छावनियों की चारदीवारी फांदकर एक विशाल देशव्यापी जन आंदोलन में बदल गई। आइए इस नाटकीय बदलाव के सफर को समझते हैं। विद्रोह के फैलाव की इस टाइमलाइन को देखिए। ये बताती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने हथियार उठाए। अप्रैल में उन्हें फांसी दे दी गई। मई में उनकी पूरी 34th रेजिमेंट को सजा के तौर पर भंग कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा कि इस सख्ती से बगावत वहीं कुचल जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। देखते ही देखते जून तक ये आग भड़क उठी और कानपुर से लेकर लखनऊ तक बड़े नागरिक और सैन्य केंद्रों को अपनी चपेट में ले लिया। कानपुर का युद्ध, जहां जनरल व्हीलर की छावनी, सती चौरा घाट और बीबी घर में भारी जनहानि हुई। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ वो इस पूरे संघर्ष के सबसे खूनी और क्रूर अध्यायों में से एक था। इन मोर्चों पर भीषण हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ब्रिटिश पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो ये वो पल था जिसने इस विद्रोह को एक अत्यंत हिंसक युद्ध का रूप दे दिया। चौथा भाग, लखनऊ की घेराबंदी। कानपुर की इस भयानक हिंसा के बाद संघर्ष का मुख्य केंद्र शिफ्ट होता है एक और विशाल मोर्चे की ओर, लखनऊ रेजिडेंसी की लंबी और नाटकीय घेराबंदी।
एक संयुक्त प्रतिरोध, विद्रोही सिपाही, विस्थापित राजकुमार, तालुकदार या जमींदार, स्थानीय कारीगर और ग्रामीण किसान। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लखनऊ में लड़ाई अब सिर्फ सिपाहियों की नहीं रह गई थी। अलग अलग वर्ग जो शायद पहले कभी एक साथ न आए हों, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस घेराबंदी ने अवध के लोगों के एक बहुत बड़े लक्ष्य को सामने ला दिया था, जिसने पारंपरिक वर्ग और सांस्कृतिक दूरियों को पूरी तरह से मिटाकर रख दिया था। काले लोग एक थे। इस छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। ऐतिहासिक दस्तावेज इसे इसी तरह दर्ज करते हैं कि उस वक्त औपनिवेशिक जुल्म के खिलाफ एक ऐसा अभूतपूर्व भाईचारा और एकजुटता पैदा हुई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। लोगों को ये साफ महसूस हुआ कि ब्रिटिश नीतियां उन सभी के लिए एक समान खतरा हैं, और इसी साझा संकट ने उन सबको एक मजबूत डोर में बांध दिया। 5वां भाग, योद्धा रानी। और इसी अभूतपूर्व उथल पुथल के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र उभर कर सामने आया जो हमेशा हमेशा के लिए इस भीषण प्रतिरोध का सबसे ज्वलंत प्रतीक बन गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए, युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, अपनी तलवार लहराते हुए, पूरे जोश के साथ अपनी सेना का नेतृत्व करती हुई रानी लक्ष्मीबाई का ये जीवंत चित्रण बेहद प्रेरणादायक है। जब ब्रिटिश सरकार ने झांसी को हड़पने की कोशिश की तो उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मसमर्पण करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी बहादुरी की वो शानदार तस्वीर आज भी रंगों में उसी शिद्दत से महसूस की जा सकती है। 6वां भाग, कंपनी शासन का पतन। 1857 की इस भीषण आग के शांत होने के बाद जो राख बची, उसने पूरे इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पुनर्गठित कर दिया। आइए देखते हैं इस विद्रोह के सबसे बड़े और व्यापक ऐतिहासिक परिणाम क्या रहे। सत्ता में बदलाव। यहाँ 2 अलग अलग युगों के बीच एक बहुत ही तीखा और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका कॉरपोरेट राज, सहायक संधियों, हड़प नीति और बेलगाम जमीन कब्जा करने पर टिका था, और दूसरी तरफ आया साम्राज्यवादी शासन, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 ने स्थापित किया और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ये सीधे तौर पर इस विशाल विद्रोह का ही नतीजा था। भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम का वो कानून जिसने भारत का प्रशासन स्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे साम्राज्यवादी शासन को सौंप दिया। तो समझने वाली अहम बात यह है कि इस एक अधिनियम ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रशासनिक ढांचा ही बदल कर रख दिया। अब शासन किसी व्यापारिक कंपनी के हाथ में नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश महारानी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। क्या 1857 की घटनाएं एक विफलता में समाप्त हुईं, या उन्होंने एक स्थायी राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए जिसने अंततः एक साम्राज्य को नष्ट कर दिया? इस विश्लेषण का अंत हम इसी विचारोत्तेजक और गहरे सवाल के साथ करते हैं। भले ही 1857 के उन विद्रोहियों को सैन्य ताकत से दबा दिया गया हो, लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ एक विफलता थी, या फिर बैरकपुर की उस एक दोपहर ने राष्ट्रवाद और आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी बो दी थी जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें खोद दीं? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की गहराइयों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।